हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी 76 आईसीए स्पॉम के सेट बी कॉस्ट केस स्टडी सॉल्यूशंस। स्पीड ऑटो लिमिटेड is recently formed Indian automobile company with aspiration to be global brand in upcoming decade. It enters into strategic alliance with enterprises based in Japan, Germany and France for R&D support apart from sharing of latest technologies. SL is striving towards effectiveness and efficiency by better correlate system, strategy, staff, skill, etc. Mr. Deepak Gupta, the management accountant of SAL, had experience of using a 7S framework in his previous job and willing to apply the same framework as SAL at SAL to support a drive for efficiency and effectiveness. He made presentation to C-suite. CEO is convinced with utility that 7S framework is capable to produce, but and some of the officers have queries regarding the explanation application of McKinsey 7S, moreover skeptic about how SAL is going to be maximum out of 7S. ठीक है, तो मैकेंसी के 7S के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। उसमें से दो चीज पहले मैं बता देता हूँ। 7S फ्रेमवर्क के 7S तो हो ही गए, बट इसमें दो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, हार्ड एलिमेंट्स और सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन सॉफ्ट एलिमेंट्स। और हार्ड एलिमेंट्स में तीन ऐसे आते हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। और सॉफ्ट एलिमेंट में स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल, शेयर्ड। प्लीज एनीवन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आप सब लोग ये चीज नोट कर लेना। हार्ड में आता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, और सॉफ्ट में आता है स्किल्स, स्टाफ, स्टाइल, शेयर्ड। द मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क हाईलाइट्स दैट डैश और द 7 हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। अब 7 हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स के जो 7S है ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर एक एस्ट्रम बताता है स्टाइल के बारे में, एक एस्ट्रम बताता है सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक बताता है स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, एक बोलता है कि हमें स्किल्स भी रिक्वायर्ड। तो हर एक स्किल्स उसके बारे में बताया कि ये चीज होंगी तो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा आउटपुट देगा। बिजनेस हमारी जो जनरेशन है बेसिकली वेदर रिलेटेड टू रेवेन्यू, वेदर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, एनीथिंग, इट विल हाईलाइट कि हमें यहाँ पे ये चीजें चेंज करनी है और ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो दीज आर इंटरकनेक्टेड। The option should be C, interconnectedness. In context to the question posed by Ms. Anjum, which of the following statements are correct? In one of the area of 7S framework needs adjusting or tweaking for business success, the other S elements are presumed to be stable or remain constant, that is ceteris paribus. In one of the area of 7S framework needs adjusting or tweaking for business success, other S elements are needs adjusting to. ये कह रहा है कि खाली 7S फ्रेमवर्क में खाली एक एरिया है जहाँ पे बिजनेस सक्सेस चाहिए, और अदर एस एलिमेंट्स जो है वो हमें स्टेबल रहते हैं। नहीं, हर एस एलिमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बिजनेस सक्सेस के लिए चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि खाली हर कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल हार्ड एलिमेंट्स को आपको लगा दिया, इंपॉर्टेंट है ठीक है, बट हार्ड एलिमेंट्स को आपने लगा दिया तो जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही है, उनको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो स्टेबल रह सकते हैं। ऐसा नहीं है, हर एलिमेंट्स को और एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट है। एक, हार्ड एस एलिमेंट्स आर इजिली आइडेंटिफाइड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनेजमेंट कंपेयरिंग टू सॉफ्ट एस। अब हार्ड एस एलिमेंट जो होते हैं वो इजिली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर एलिमेंट होते हैं वो इनविजिबल होते हैं एंड उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इजिली। स्किल्स है, स्टाफ है, स्टाइल है, शेयर्ड वैल्यूज, हम वैल्यूज को देख नहीं सकते हैं। दीज आर इनविजिबल, इंटेंजिबल हो गया ये। स्टाइल इज ऑल्सो इंटेंजिबल, स्टाफ इज ऑल्सो इंटेंजिबल, स्किल्स आर ऑल्सो इंटेंजिबल, यू हैव टू आइडेंटिफाई। This is correct. Soft as elements are easily identified. This is the hard as elements are easily identified. Second and third statement are correct. Option B. In context of requirement to list out hard and soft elements by Miss Katz of the hard elements 7S framework include all the following. अब हार्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है यहाँ पे देखो, हमने लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। स्टाइल इज नॉट रिलेटेड टू hard element, it is related to soft element. Option D. The McKinsey 7S framework is useful in which of these situations? Improving overall business performance, understanding worker termination process, examining effects of future change, aligning department during a merger. Improving overall business performance, अगर हम overall business performance को improve करेंगे, correct, business performance को improve करते ही understanding worker termination process, ये वर्कर के निकालने के प्रोसेस के बारे में नहीं बताता, तो ये यूजफुल इसमें तो नहीं है। एंड एग्जामिनिंग इफेक्ट फ्यूचर चेंज, हाँ ये भी बताता है कि फ्यूचर में जो हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, कोई एबीसी एनालिसिस लेके आया या फिर यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्शन की चीज़ें चेंज करी, हमने सेलिंग प्राइस चेंज किया, तो बताएगा कि हमें क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे। इट विल एग्जामिन करेक्ट अलाइनिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अ मर्जर, डिपार्टमेंट्स को अलाइन करता है ड्यूरिंग अ मर्जर। बेसिकली परफॉर्मेंस, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, बिजनेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इट विल हेल्प यू, बट वर्कर टर्मिनेशन प्रोसेस इट विल नॉट। sorry guys. Aligning department during a merger. First, third and fourth are correct. Option D.
विच ऑफ द फॉलोइंग एस एलिमेंट सिग्निफाई द सबॉर्डिनेट गोल। सबॉर्डिनेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जो वैल्यूज मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के शेयर करते हैं आपस में, कि जैसे हर कंपनी की कुछ वैल्यूज होती हैं और हर कंपनीज के मेंबर्स को, एम्प्लॉइज को वो शेयर करके चलना पड़ता है कि हाँ ये वैल्यूज है, हमें हमें इस पे काम करना है। तो दीज आर कॉल्ड शेयर्ड वैल्यूज। जब सबऑर्डिनेट मेंबर के ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जब शेयर कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका आंसर क्या होगा? शेयर्ड वैल्यूज, ऑप्शन बी। In context, the question posed by HR head Mr. Ajay Singh, how the company's manager lead falls under which element 7S? It leads under to style. In context of the requirement to list out hard and soft elements by Mr. Katz, soft elements of 7S include all the following except, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, skills, staff, style, shared. Skills, staff, style, shared. Skills, staff, style, shared. Skills, system is not a part, system is part of hard element, option C. Regarding concern highlighted by Mr. Kerr in context to implementation of 7S framework and change agents, of which of the following statements are incorrect? Change agents can effectively implement McKinsey's 7S model using a top-bottom approach. Your organization should identify internal change agents or hire change consultant best suited to implement the change. None of these statements are correct. Option D. In context to the relation among the 7 elements of 7S framework with the strategy, which of the following are incorrect? Strategy is one among the 7 elements of 7S framework that is core to all the remaining elements of 7S. All the elements of 7S framework have equal importance. Hard as elements have more important. अब मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हार्ड एस एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज करेक्ट। सब इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, हार्ड एस एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तो दिस इज इनकरेक्ट। स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ अमंग द 7 elements ऑफ 7S फ्रेमवर्क दैट इज कोर टू ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स। स्ट्रेटेजी क्या है? अब 7S एलिमेंट्स का एक पार्ट है और 7S फ्रेमवर्क दैट इज कोर टू ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो दिस इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, केस स्टडी 77। गिवन द इन्फॉर्मेशन डिवीजन ए का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, ऐसे डिवीजन बी का दे रखा है। बट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर डिवीजन ए डिवीजन बी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 50 लाख दे रखा है, 5 करोड़ दे रखा है, दिस इज बेसिकली ये तो 10% हो गया, साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे। और ये बोल रखा है 12 लाख और 80 लाख, इसका आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 डिवाइड हो रहा है 80, 15%, तो डिवीजन बी में कितना आ रहा है? 15%। 10%, 15%, 10%, 15, ऑप्शन बी। सिंपल था ये तो। बट इज द रेसिडुअल इनकम फॉर डिवीजन ए एंड डिवीजन बी? रेसिडुअल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है कि प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट में से आप COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कर दो। अब 50 लाख दे रखा है, 5 करोड़ का 8% कितना हुआ? 8 5 40, 40 लाख, 50 लाख माइनस 10 लाख, 50 लाख माइनस 40 लाख इक्वल्स टू 10 लाख, 10 लाख आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है 12 लाख, अब 80%, 80 लाख का 8%, 6.4, 12 में से 6.4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 5.6, मतलब 5 लाख, 5.6 लाख, 5,60,000। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट माइनस COC रेसिडुअल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। जो द फॉलोइंग समराइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन ए एंड डिवीजन बी करेक्टली? द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवीजन बी इज मोर देन डिवीजन ए, करेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है डिवीजन बी की ज्यादा है, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स द रेसिडुअल इनकम डिवीजन बी इज लोअर देन डिवीजन ए, करेक्ट। यही सब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, और ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ। बट द इन एब्सोल्यूट टर्म्स द रेसिडुअल इनकम ऑफ डिवीजन बी इज लोअर देन डिवीजन ए। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए डिवीजन ए की इनकम कितनी आ रही है? 10 लाख, और डिवीजन बी की 5,60,000, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें 15% है। बट तो ऑप्शन क्या है? डिवीजन बी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो डिवीजन ए की इनकम ज्यादा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट पढ़ते हैं यहाँ पे, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवीजन ए इज मोर देन डिवीजन बी। नहीं, ये तो पहले से इनकरेक्ट हो गया, डिवीजन ए की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ही नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवीजन बी इज मोर देन डिवीजन ए, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स द रेसिडुअल इनकम इन डिवीजन ए इज लोअर देन डिवीजन ए की इनकम ज्यादा है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवीजन बी सेम एज, सेम तो है ही नहीं, तो उसकी ज्यादा है, उसका 10% था डिवीजन ए का, उसका 15% था। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन इन अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हायर द रेसिडुअल इनकम ऑफ डिवीजन नेसेसरली मींस परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन मींस बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन। ऐसे तो जरूरी नहीं है, हाई रेसिडुअल इनकम ज्यादा होगी। अब डिवीजन ए की रेसिडुअल इनकम ज्यादा है तो तो उसकी मींस परफॉर्मेंस ज्यादा है? नहीं, उसका अगर परफॉर्मेंस देखा जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी कम आ रही है, कि जो डिवीजन बी है उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, तो दिस इनकरेक्ट।
रेसिडुअल इनकम अलोन इज द बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यूएटिंग। रेसिडुअल इनकम अलोन मेजर नहीं है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी साथ में कैलकुलेट करना चाहिए। ये भी इनकरेक्ट है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज रेसिडुअल इनकम एज द ओनली बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। करेक्ट, हम तो ऊपर यही बोला कि खाली रेसिडुअल इनकम नहीं हो सकता। दिस इज करेक्ट। Return on investment along with residual income should be considered for evaluating the performance of managers of division A and B. Return on investment along with residual income should be considered for evaluating the performance of managers of division A and B. करेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें रेसिडुअल इनकम भी देखनी चाहिए, जब जाके हम परफॉर्मेंस जो है मैनेजर्स की कंपेयर कर पाएंगे। थर्ड एंड फोर आर करेक्ट। ऑप्शन डी। ओके, केस स्टडी 80 सॉरी 78 एंड 79 आपका होमवर्क है। ये दोनों केस स्टडी पहले से रिलेटेड है, आप प्लीज इसको होमवर्क में सॉल्व करना। Cyber, the ride-sharing company has been hit by various scandals that have led to co-founder and having to resign as CEO, board members resigning, and significant public relation damage. The issues directly impact Cyber's revenue, profitability, and possibly shareholders' value. The scandals negatively publicity may have led to reduced revenue, increased costs due to legal fees, operational changes, decreased profitability. The new CEO of Sabre, Mr. Tim, has big job on his hand. Therefore, Mr. Tim need to focus on major which result into success and sustainability of the organization. तो इन्होंने EVA implement करा है। Let's see क्या क्वेश्चन पूछे। In terms of McKinsey 7S framework, हमने जो ऊपर पढ़े अभी 77 के स्टडी में, which of the following describes 76 के स्टडी में, which of the following describe the structure dimension as we implement the change at the company. Consider whether a decentralized model of Sabre should be moved to one that is more centralized, resolve inter-group conflict, and build a consensus for change that is embedded for with effective communication, improve the speed of feedback from customer to better understand which strategies need to be modified, remove obstacles that causing Sabre staff to resist or ignore the change the process that needs to be implemented. बेसिकली इनको क्या करना चाहिए कि सेंट्रलाइज अप्रोच बनानी चाहिए पहले, कि सेंट्रलाइज अप्रोच बना के वही तरह के रूल्स फॉलो करेंगे और इस टाइप का काम पहले होगा है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि डिसेंट्रल में सब अपनी मर्जी के चलाने लग जाते हैं, कोई बेटर ऊपर का बेटर कंट्रोल नहीं होता। डिसेंट्रलाइज हर चीज़ में आप डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, सेंट्रलाइज कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होगा तो कंपनी में सब अपनी मनमानी करेंगे, इसलिए आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो ज़्यादा और क्रिएट होगा, कैओस भी क्रिएट होगा वहाँ पे। तो कंसिडर बेटर डिसेंट्रलाइज मॉडल फॉर Sabre शुड बी मूव टू वन दैट इज मोर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, इनको फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। According to you, which of the following perspective balance scorecard Mr. Tim will need to in order to improve Saber's revenue, profit and shareholder value? अगर हमें रेवेन्यू, प्रॉफिट, शेयरहोल्डर वैल्यू इंक्रीज करना है, फोकस करना है, इंप्रूव करना है, तो कैसे करोगे आप इस चीज को? फाइनेंशियल सिंपल, बैलेंस स्कोर का फाइनेंशियली देखा, फाइनेंशियल्स में तो सारे पार्ट्स आते हैं, तो फाइनेंशियल के अंदर कंसिडर होगा ये सब कुछ। कैलकुलेट Saber's इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द ईयर। Saber's इकोनॉमिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस दे रखा है, तो हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, आफ्टर टैक्स कितना आएगा यहाँ पे? 50,000 दे रखा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब टैक्स टैक्स कितना है? 30%। 30% माइनस कर देंगे, 35,000 आएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करेंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईवीए का फॉर्मूला क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जितनी हमने कॉस्ट लगाई है वो जितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है, हम कितना जितना हमने पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना अर्न कर रहे हैं, दैट इज ईवी, इकोनॉमिक वैल्यू एड। मैंने लगाया 10 लाख, मैंने कमाया 12 लाख, अब मैं 2 लाख, दैट इज मेरी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मैं 2 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ उतना लगा के, तो 10 लाख की मेरी कॉस्ट ही हो गई ना, 10 लाख मेरे को वो रिकवर करना है अपना। अब 2 लाख में एक्स्ट्रा करूँ, दैट इज मेरी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मैंने इतना वैल्यू ऐड करी है अपने बिजनेस में। अब इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करने के लिए हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारा टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 1,50,000। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, तो 1,50,000 इंटू 12%, 18,000। अब 35,000 का 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 17,000। 17,000, तो 17,000 इज अवर ईवीए। 17,000, ऑप्शन ए। Economic value added is a metric used to assess accounting profit adjusted for tax benefits, shareholder wealth creation beyond the cost of capital, operating profit before interest and tax, and net operating profit adjusted for depreciation। ये दोनों तो है ही नहीं, नो पेट। और शेयर होल्डर वेल्थ अकाउंटिंग प्रॉफिट भी नहीं होता, ये क्या होता है? शेयर होल्डर वेल्थ होता है ये। मैंने क्या बोला? 10 लाख लगाए, 12 लाख मैंने कमाए, तो 2 लाख आई एम अर्निंग मोर, इट इज माई इकोनॉमिक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? shareholder wealth creation beyond the cost of capital is the EVA, economic value added। फोर्थ का बी, जो तब फॉलोइंग एक्टिविटीज कंसीडर प्राइमरी एक्टिविटी सेवर्स वैल्यू चेन, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग साइबर केबर ऐप, व्हीकल मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, लीगल रेगुलेटरी कंप्लाइंस। बेसिकली इनका काम क्या है? राइड शेयर ऐप, राइड शेयरिंग ऐप है। राइड शेयरिंग ऐप में क्या होता है कि अगर आप अपना व्हीकल अच्छा होगा और आप अपनी राइड्स का टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कस्टमर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो आप क्या हो?
अपनी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करा रहा है कस्टमर को। तो व्हीकल मेंटेनेंस इंस्पेक्शन इज द प्राइमरी एक्टिविटी फॉर द सीवर वैल्यू चेन। ऑप्शन सी। केस स्टडी 81, जो केस स्टडी 81 है सेम एज केस स्टडी 35 की तरह है। यहाँ पे यहाँ पे देखो, फ्रेश मिल्क इंटरप्राइजेज स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेयरी इंडस्ट्री। यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा, टेल्स वॉल्यूम वेरिएंस टाइप वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। यहीं पे वो सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 6 7 है, तो सेम है। ऐसी 82 भी 36 की तरह है, सेम केस स्टडी। 83 जो है सेम एज 37 है। 84 जो है सेम एज 38 है, और 85 जो है केस स्टडी सेम एज 39 है। तो यहाँ तक आपकी केस स्टडी सारी सेम है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करो आपने, आपको क्वेश्चन सॉल्व करे हुए तो कोई इजीली केस स्टडी आप सॉल्व सारी सॉल्व कर सकते हो, तो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, केस स्टडी 86। डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता कैसे, से पहले वो समझो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो डील डील किससे करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो डील करता है वो डील करता है अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइजेशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मैनेजर एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एंड फिक्सिंग यार्ड स्टिक्स एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस पीरियोडिकली। तो इसमें ऐसा कौन सा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर स्टैब्लिश करता है, करेक्ट का पार्ट है ये। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू परफॉर्मेंस पीरियोडिकली, एनहेंसिंग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है इज अ लीन टेक्निक, इट्स अ लीन। सो ये इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर कवर नहीं होता, सो इट विल नॉट इंक्लूड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एस कैल्पलन एंड डेविड बी मॉर्टन, बट शुड द एग्जीक्यूटिव डू इम्प्रूव डू इफ इम्प्रूव ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डज नॉट लीड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो उन्होंने रॉबर्ट एस कल्पना डेविड पी नॉर्टन ने बैलेंस स्कोर कार्ड इंट्रोड्यूस करा था 1992 में। मे बी ईयर रॉन्ग हो सकता है, 1990 एयरपॉक्स। तो इन्होंने बताया था कि जो ये बैलेंस स्कोर कार्ड ट्रांसलेट करता है कंपनी स्ट्रेटेजी इनटू स्पेसिफिक और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव को, एंड इट डील्स विद द रीथिंक कि जो कंपनीज की स्ट्रेटेजी है उसके जो प्लान्स हैं उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि हाँ, कि ये जो हम प्लान्स बनाए, स्ट्रेटेजी बनाई, सही है या नहीं है। सो बेसिकली इसका डज नॉट लीड टू। तो क्या करना चाहिए, हमें रीथिंक करनी चाहिए कंपनी स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन प्लान को। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लक्समार्ट, किसी भी कंपनी के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस अप्लाइड बाय लक्समार्ट इन एड्रेसिंग द टास्क ऑफ ग्रीटिंग कस्टमर्स। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, लक्समार्ट हैज ब्रोकन द कस्टमर सर्विस इनटू फॉलोइंग 10 टास्क, ग्रीटिंग कस्टमर्स। उसके अंदर के 10 टास्क इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आउट ऑफ द अवर स्मॉलर टास्क, लक्ष्मण फाइनलाइज ट्रेन एम्प्लॉइज ऑन ग्रीटिंग स्टैंडर्ड्स, पर्सनलाइज ग्रीटिंग, यूज ऑफ प्रोफेशनल लैंग्वेज, स्माइल, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, एम्पावर एम्प्लॉइज टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, असिस्टिंग विद प्रोडक्ट सिलेक्शन। अलग अलग उन्होंने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलर टू ग्रीटिंग कस्टमर, ऑल अवर टास्क वर आल्सो ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर स्मॉलर टास्क। एक टास्क बनाए, उनको भी स्मॉलर टास्क में कन्वर्ट करा, और जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड होगा उसको सिलेक्ट करा। तो बेसिकली इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैकडोनलाइजेशन। पूरी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकडोनलाइजेशन। और उन्होंने जो स्मॉल पार्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें से देखते हैं कौन सा सबसे एफिशिएंट है और अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे इंप्रूव करा जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकडोनलाइजेशन। ऑप्शन ए। Lexmark is following dash type of control by ensuring that every job in their organization is given to a person with appropriate skills and a conducive environment is provided to all employees. क्या एम्प्लॉय सबको कंडूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, तो पर्सनल एंड कल्चर कंट्रोल जो होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल। बेसिकली क्या है कि अगर आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एप्रोप्रिएट स्किल्स होंगी, आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो एम्प्लॉयज़ को, तो कल्चर वगैरह अच्छा होगा। वर्क कल्चर हम बोलते हैं, आजकल बात करते हैं वर्क कल्चर अच्छा है कि नहीं। वर्क कल्चर अगर अच्छा है तो एवरीथिंग इज गुड। पर्सनल कल्चर कंट्रोल, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच द बोर्ड इंटेंड्स टू ब्रेनस्टॉर्म विल बी डैश स्ट्रक्चर। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, बेसिकली हाई, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। कि अब इसमें वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, कंपनी को कोई भी
फिजिकल प्रेमाइसिस की जरूरत तो पड़ती नहीं है, सब एम्प्लॉइज अपने घर से बैठ के करते हैं, किसी भी वर्क स्टेशन से करते हैं। तो इसमें कंपनी की कोई भी एसेट्स नहीं होती है, बहुत फिजिकल या लिटिल फिजिकल एसेट्स होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इट्स अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें आपको वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, कोई अवेलेबल नहीं है, कभी कुछ चीज़ का नेट का इशू आ जाता है, कभी कुछ कोई बोलता है, कभी कुछ है, जो भी है। तो दैट्स अ कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर एज फॉर द company point of view. That's option B. Okay, case study 87. XU and YU are two divisions of Shenzhen Group. The XU division manufactures electrical components which it sells to other divisions and external customers. The YU division has designed a new product, product B, has asked XU to supply the electrical component, component A that is needed in the new product. तो बेसिकली XU and YU दो डिवीजन हैं शेंजन ग्रुप के। अब वो बोल रहा है कि अब जो एक्सयू डिवीजन है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बताता है और अदर डिवीजन को एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल करता है। अब वायु डिवीजन ने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बी, और उसको बोला एक्सयू डिवीजन को, भाई तुम मुझे ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दे दो, कंपोनेंट ए, जो मेरे को प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट में लगेगा, और ईच यूनिट प्रोडक्ट बी विल रिक्वायर वन कंपोनेंट ए। अब जितना भी प्रोडक्ट बी बनेगा उसको एक कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट फ्रॉम एक्सयू डिवीजन से। कंपोनेंट विल नॉट बी सोल्ड बाय एक्स। और फिर अगर उसको बाई यू डिवीजन प्रोडक्ट बी बनाता है तो एक्सयू कंपोनेंट ए बाहर एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल नहीं कर सकता। तो एक्सयू हैज कोटेड अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ वाई यू टू वायू ऑफ ₹180 फॉर ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट ए। अब एक्स यूनिट को ट्रांसफर प्राइस कोट करा कि भाई आपको मैं ₹180 में कंपोनेंट ए का ट्रांसफर प्राइस दे सकता हूँ। इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंजन ग्रुप टू रिवार्ड मैनेजर्स बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिविजन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सेंजन ग्रुप का पॉलिसी है कि वो मैनेजर्स को रिवार्ड करता है उनकी इंडिविजुअल डिविजन रिटर्न को कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे जो भी रहता है। तो ये उनका कंपोनेंट दे रखा है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बाई यू डिविजन की। अब प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, इतनी डिमांड है तो इतना सेलिंग प्राइस है। तो एट अ ट्रांसफर प्राइस ऑफ ₹180 पर कंपोनेंट ए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी विल द वायु डिवीजन विल प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अगर कंपोनेंट ए ₹180 में मिल रहा है वायु डिवीजन को फ्रॉम एक्सयू डिवीजन से, तो उसको कितनी प्रोडक्ट्स अपनी सेल करनी चाहिए जिससे उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके। तो बेसिकली क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे, हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, और इसमें से फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा वो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसमें ही होगा। तो मैं यहाँ पे डिमांड लिख सकता हूँ, डिमांड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड टोटल कंट्रीब्यूशन। अब डिमांड जब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कितनी आ रही है, 1000, 2000, 3000, 1000। सो बेसिकली कितनी आ रही है, 1000 यूनिट्स। ये ऐड कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट में एक बार पूरा टेबल फॉर्म कर लेता हूँ। और सेलिंग प्राइस है 480, 440, 400, 360, 320 एंड 268। अब इनकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए, इसमें दे रखी है प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 36 पर यूनिट। अब इसको साथ में ₹180 भी परचेज करना पड़ रहा है, जो एक्सयू डिवीजन उसको दे रहा है, तो ₹180 भी उसको ऐड करनी पड़ेगी, डेट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। बट हम खाली वायु डिवीजन का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 180 प्लस 36, तो टोटल 216 वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट फिर से बता देता हूँ कैसे आ रही है, ₹36 पर यूनिट प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए लगती है, जो वायु डिवीजन लगा रहे हैं, लेकिन उसको कंपोनेंट ए भी चाहिए एक्सयू डिवीजन से। अब एक्सयू डिवीजन से कितने में ले रहा है, वो ₹180 में ले रहा है, तो ₹180 जब मैं ले रहा हूँ, वेट इज ऑल्सो दी वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि टोटल डिमांड से मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो इसमें से कौन सा हाईएस्ट आ रहा है। अब देखो सबसे हाईएस्ट कितना आ रहा है, 4000 यूनिट्स में 5,76,000। अगर 4000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है तो वायु डिवीजन का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे होगा, 5,76,000। तो यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए, 4000 यूनिट्स, ऑप्शन बी।
What is the profit of for the XU division when 4000 units of component A are sold to YU division? अब ये बोल रहा है, पहले तो YU डिवीजन का पूछा, अब ये बोल रहा है कि YU डिवीजन अगर 4000 यूनिट्स बना रहा है तो XU डिवीजन का कितना प्रॉफिट होगा। अब XU डिवीजन का, अब एक चीज समझो आप, XU डिवीजन जो है यहाँ पे कितना प्रॉफिट है इसका, 4000 यूनिट्स आर सोल्ड टू YU। यूनिट्स कितनी आ गई, 4000। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 180 रुपीज में सेल कर रहा है ये तो, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 60 रुपीज पर कंपोनेंट, 60 रुपीज पर कंपोनेंट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60, 120। अब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया, 120 इंटू 4 लाख। अब इसमें साथ में यहाँ पे 2 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट भी लग रही है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट कितना आया, 4,80,000 माइनस 2,80,000 इज दी 2,80,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the maximum monthly profit for the Shenzhen group based on the total marginal cost? अब ये पूछा टोटल मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट शेंजन ग्रुप का कितना होगा बेस्ड ऑन द टोटल मार्जिनल कॉस्ट। अब पहले है, अब हमने एक्सयू डिवीजन को तो यहाँ पे लिख, अब हमें इसमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस यूनिट पे सबसे ज्यादा इनको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहले मैं, एक मिनट रुकना, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ ये डिमांड। अब आप एक चीज समझो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड की वर्किंग आ रही है। अब डिमांड कितनी है यहाँ पे, वही 1,000 और 6,000 सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इतनी नहीं होगी, रीजन, अब देखो पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पूरे सेंजन ग्रुप की पूछा है, तो कंपोनेंट ए को बनाने में कितनी लग रही है, 60 रुपीज। उसके बाद कितनी लग रही है वेरिएबल बी, प्रोडक्ट बी को बनाने में 30। मन में सवाल आएगा यार, मैं तो 180 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, सीधी कॉस्ट में प्रॉब्लम क्या है कि 180 रुपीज क्यों नहीं लेंगे। अब 180 रुपीज हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे उसमें क्योंकि 180 रुपीज में इसने बेचा, एक्सयू डिवीजन ने वायु डिवीजन को कितना, तो 180 उसमें सेलिंग प्राइस में आ गया। अब वायु डिवीजन 180 वेरिएबल कॉस्ट लेगा, तो दिस इज काइंड ऑफ कैंसल। तो वहां पे वो ऐड कर रहे हैं अपने सेलिंग प्राइस में, यहाँ पे कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो डेट इज, मतलब जिसका कोई यूज नहीं होगा, 180 दोनों साइड आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सो वी आर नॉट टेकिंग दैट 180 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 रुपीज। अब यहाँ पे देखो टोटल प्रॉफिट कितने पे आ रहा है, टोटल प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा, टोटल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, 5,000 यूनिट्स पे। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, 2 लाख एक्सयू डिवीजन में और 3 लाख वायु डिवीजन में। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, कितनी है, 5 लाख। अब 11,20,000 में 5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया, 6,20,000 इज द टोटल ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द सेंजन ग्रुप, 6,20,000। What is the selling price per unit product B when the maximum output is produced for the highest profit? अब मैक्स सेलिंग प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट बी का अगर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है फॉर हाईएस्ट प्रॉफिट। अब एक चीज समझो, हाईएस्ट प्रॉफिट किस में आ रहा है, 5,000 यूनिट्स पे, तो हम कितने सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, 320 रुपीज में। मतलब बेसिकली सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 320 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट सबसे ज्यादा यहीं पे ही आ रहा है, 6,20,000। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 320, ऑप्शन सी। Okay, case study 88. Oxford Medical Care Company is a pharmaceutical firm operating its entire business through its four customers OX1, 2, 3, 4. OX1 and OX2 is small pharmaceutical stores हैं, while OX3 और OX4 are larger discount stores with attached pharmacies. OMC use discount pricing strategy and prices is product variable cost plus 25%, मतलब 25% इसका प्रॉफिट है। तो अब ये कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर साइज, ये सब कॉस्ट दे रखी है, इसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है इनका प्रॉफिट वगैरह जो भी पूछेंगे। व्हाट इज द टोटल कस्टमर प्रॉफिट फॉर लार्ज फार्मास्यूटिकल OX3 प्लस OX4। तो हम क्या करते हैं, एक टोटल इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं।
केस स्टडी 88। यहाँ पे दे रखा है OX1, OX2, OX3, OX4। ये क्या हो गई आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स हो गई। ये कह रहा है अब पहले तो रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा इसमें? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने दे रखे हैं सबके, और ऑर्डर साइज 40,000, मतलब एक ऑर्डर का साइज कितना है 40,000, तो कितना रेवेन्यू हो गया 40,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1,80,000 और 4,25,000, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड 4 लाख इंटू 3 12 लाख। तो यहाँ पे रेवेन्यू आ गया। उसके बाद ये बोले डिस्काउंट भी दे रहा है इसको। अब ये डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस होगा, यहाँ पे कितना है 4.5%, तो इस अमाउंट का 4.5%, और यहाँ पे कितना है 9.5%। तो यहाँ पे आ गया 9.5%, और यहाँ पे 17.5%, 17.5%, और यहाँ पे 11.5%। तो मैं यहाँ पे नेट रेवेन्यू निकाल सकता हूँ इसको माइनस करके, रेवेन्यू माइनस डिस्काउंट, नेट रेवेन्यू आ गया हमारा। तो दिस इज अवर नेट रेवेन्यू। उसके बाद बोल रहा है ऑर्डर साइज रेगुलर डिलीवरीज। अब यहाँ पे कॉस्ट भी लग रही है, मैं कॉस्ट अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट। अब सबसे पहले आ रहे हैं कौन सी कॉस्ट लग रही है, ऑर्डर साइज की कॉस्ट लग रही है। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर जितने आ रहे हैं सबसे कॉस्ट भी लग रही है, ऑर्डर ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 750 रुपीज पर ऑर्डर। तो 750 इंटू 4, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज कर देंगे 4, ये हो गई 9, इसमें आ रहे हैं 6, और यहाँ पे आ रहे हैं 3। तो दिस इज द ऑर्डर कॉस्ट। उसके बाद आ रहा है रेगुलर डिलीवरीज कॉस्ट आ रही है। तो मैं रेगुलर डिलीवरी RD कॉस्ट लिख रहा हूँ इसको, कितनी आ रही 375 रुपीज। मैं ये कॉपी कर दूंगा, बट यहाँ पे 750 की जगह आई हैव टू जस्ट चेंज इट विथ 375। तो यहाँ पे हमारी रेगुलर डिलीवरीज कॉस्ट आ गई, और यहाँ पे एक्सपीडिट डिलीवरी मतलब फास्ट डिलीवरीज की कॉस्ट चाहिए, जिसको एकदम से को कॉस्ट चाहिए कि अभी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो तुरंत कंपनी भेजती है। तो 100 250 रुपीज कॉस्ट, 100 250 रुपीज कॉस्ट प्ले जस्ट ना एक्सेल थिंग्स, ठीक है इसको। तो यहाँ पे टोटल हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे देखो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी है, टोटल चैनल की कॉस्ट, मतलब स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स में इनकी कॉस्ट लग रही है 2250, और लार्ज फार्मास्यूटिकल्स में 48,370। इसको अलग से अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई इधर, और यहाँ पे हमारा मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर जनरल कॉस्ट, GC। ओके, टोटल नेट रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अभी देखो स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स बट उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। इवन जो लार्ज फार्मास्यूटिकल्स हैं उनका ऑर्डर सही भी जाता है, बट उनकी कॉस्ट फिर भी कम है। अब यहाँ पे मैं चैनल कॉस्ट लिख सकता हूँ। चैनल कॉस्ट का मतलब हो गया
कि आपकी स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स की कॉस्ट कितनी, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? चैनल प्रॉफिट बिफोर जीसी, और लार्ज फार्मास्यूटिकल्स की प्रॉफिट आ गई है। अब इसके बाद हमें देखना है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जीसी कॉस्ट कितनी है, याद रखिए 48,375। वेट, यहाँ पे जो एक्सपीडिट कॉस्ट है वो हर किसी की नहीं है, इसकी एक्सपीडिट कॉस्ट नहीं है, और OX4 की एक्सपीडिट कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे कितने 2 हैं, तो हमें ये भी चेंज करने पड़ेंगे, 2, और दिस इज ऑल्सो 2 कॉस्ट। तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गई। जीसी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20,250, और यहाँ पे आ रहा है 48,375। यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है, बट एक कॉस्ट यहाँ पे मिसिंग होगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बिना तो आंसर कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉस्ट। अब ये क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे, डिस्काउंट प्राइसेस इट प्रोडक्ट्स एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। मतलब जो यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है दैट इज 125, मतलब वेरिएबल कॉस्ट अगर 100 है, उसका 25% कितना आ गया, 25 रुपीज। तो इसके बाद प्राइसिंग ऐड कर रहा है अपना, दैट इज 125। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जिस 125 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया, तो मेरे को इसको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मतलब 1,60,000 है, बिफोर डिस्काउंट देखेंगे, दिस इज 125। तो मैं इसको 125 से डिवाइड कर सकता हूँ इंटू 100। मेरे को कितनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, दैट इज दी आवर वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑल द रीजंस। और यहाँ पे मैं अगर सम करूंगा इन सब का, तो टू प्रॉफिट बिफोर जीसी कॉस्ट, तो प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, देन एक्ट कस्टमर, तो ये दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। जीसी कॉस्ट माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बच रहा है वो ये है 6,325 एंड 104,750। ओके, तो इसमें बोला व्हाट इज द टोटल कस्टमर प्रॉफिट फॉर लार्ज फार्मास्यूटिकल्स। अब जर्मन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो इनकी लग रही है कंपनी की, बट अगर कस्टमर का प्रॉफिट कितना है ये तो कस्टमर को देना नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंडिविजुअल कैसे बांटेगा, कस्टमर का प्रॉफिट कितना है, कस्टमर का प्रॉफिट हो गया यहाँ तक, कस्टमर का प्रॉफिट है 153,125, दैट इज द कस्टमर प्रॉफिट, एंड एक्चुअल प्रॉफिट दिस इज द कंपनीज प्रॉफिट। तो 1.153,125, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द चैनल प्रॉफिट फॉर स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स, चैनल प्रॉफिट कितना होगा स्मॉल फार्मास्यूटिकल्स का। चैनल प्रॉफिट मतलब चैनल प्रॉफिट क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, चैनल प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग दी कस्टमर का प्रॉफिट हुआ, कि बिफोर कंसिडरिंग द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि वो कंपनी की कॉस्ट है, कस्टमर की कॉस्ट नहीं है, दिस इज दीज आर द कस्टमर फॉर द कंपनी। और चैनल प्रॉफिट मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ आफ्टर कंसिडरिंग द जीसी कॉस्ट 6,325, तो कितना आ गया 60, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग द प्रॉफिट फ्रॉम OX2। अब OX2 का प्रॉफिट कैसे हमें सही करना चाहिए, अब देखो यहाँ पे OX2 का प्रॉफिट, यहाँ पे डिमांड, अब देखो ऑर्डर साइज कितना है, 9 का ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर साइज ज्यादा है, लेकिन ये करता है ऑर्डर कम कम मंगाता है, इसलिए ऑर्डर साइज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए कॉस्ट इसकी यहाँ पे ज्यादा लग रही है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट 6,750, डबल कॉस्ट लग रही है, जबकि ये क्या कर रहा है 20,000 एक बार भी मंग, अब भाई तू रोज 20,000 का अगर सामान ले रहा है तो 2 बार भी मंगा ले, 40,000 50,000 का एक साथ ही। तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, एक्सपीडिट कुछ डिलीवरीज नहीं है, बट यहाँ पे डिस्काउंट भी ज्यादा है, ऑर्डर साइज कम है इसका, ऑर्डर ऑर्डर नंबर ज्यादा है, और डिस्काउंट भी ज्यादा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसकी कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए प्रॉफिट इसका यहाँ पे कम है, देखा जाए तो 8,775। जबकि OX1 कितना कर रहा है, उसका ऑर्डर साइज भी कम है और उसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसको क्या करना चाहिए, डिस्काउंट कम करना चाहिए और अपना ऑर्डर साइज इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज द ऑर्डर साइज एंड रिड्यूस द डिस्काउंट, ऑप्शन ए। बट द रिकमेंडेशन फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट फॉर OX1, OX1 की कॉस्ट को हमें कैसे रिड्यूस करना चाहिए।
अब OX1 की कॉस्ट को क्या कर सकते, OX1 की कॉस्ट तो ऑलरेडी कम है भाई, क्योंकि वो ऑर्डर साइज भी अपना परफेक्ट मंगा रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, बट इसको एक्सपीडिट डिलीवरीज क्या है, इसकी एक्सपीडिट डिलीवरीज आ रही है दो, किसकी, इसको OX2 की भी नहीं आ रही, और इवन लार्ज फार्मास्यूटिकल्स में भी नहीं है, और लार्ज फार्मास्यूटिकल्स में भी एक्सपीडिट डिलीवरी OX3 की जिसकी लार्ज है, इसकी एक्सपीडिट डिलीवरीज इसकी बराबर है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, इसको रिक्वायरमेंट है, इसको पता नहीं होता कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको पहले से अपनी नोट करनी चाहिए रिक्वायरमेंट, और एक्सपीडिट डिलीवरीज को कम करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2500 रुपीज इसकी कॉस्ट यहाँ पे कम हो सकती है। तो इसको क्या करना चाहिए, अपने एक्सपेक्टेड डिलीवरीज को कम करना चाहिए, रिड्यूस द एक्सपेक्टेड डिलीवरी, ऑप्शन बी। ओके, केस स्टडी 90, ओसाका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द लीडिंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, सॉरी, इससे पहले जो केस स्टडी 89 है, ये केस स्टडी बिल्कुल अब जो केस स्टडीज कराई है मैंने 87 और 88 आपकी उससे रिलेटेड है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, बहुत इजी केस स्टडी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, OX1 से थोड़ा सा इजी मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। 89 इज दी होमवर्क। अगर सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो आप लोग फिर खुद से मेहनत कैसे करोगे, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। अब केस स्टडी यहाँ पे 90 जो आ रहा है, मैंने द बजटेड एंड एक्चुअल डाटा OMC दे रखा है, बजट एक्चुअल वेरिएंस। द बजटेड डाटा शोन इन द टेबल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट टोटल मार्केट साइज 4 लाख यूनिट्स है, बट इट टर्न आउट टू बी 3,75,000 यूनिट्स। मतलब इन्होंने पहले एज्यूम करा था कि 4 लाख का मार्केट साइज है और 2 लाख हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एक्चुअली मार्केट साइज कितना निकला, 3,75,000। तो दिस इज दी रिवाइज्ड, इसे मैं इसको R डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज दिस इज दी रिवाइज्ड। बट द सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस में क्या डिफरेंस आएगा। अब सेल्स कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि क्या बोल रखा है। पहले तो बताओ, हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बजटेड सेल्स क्वांटिटी इनटू एवरेज बजट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमें अब इसमें बजट मार्केट शेयर कितना हो गया, कि हमने भाई एज्यूम करा था 2 लाख और 4 लाख यूनिट्स का, तो बजट मार्केट शेयर कितना आ गया, 50%। सिंपल। उसके बाद अब ये बोल रहा है एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बजटेड सेल्स क्वांटिटी। अब एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, अब इन्होंने एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी जो बताई है यहाँ पे वो निकली 3,75,000, दैट इज रिवाइज्ड। एक्चुअल बजटेड बनाई थी इन्होंने 4 लाख की, लेकिन एक्चुअल कितनी निकली, 3 लाख। प्लानिंग कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस से पूछ रहा है, एक्चुअल और उसका नहीं पूछा बजट का। प्लानिंग प्लानिंग में हमने बनाया था 4 लाख का मार्केट साइज, लेकिन एक्चुअली में प्लानिंग जो निकली 3,75,000 की, बट उसको देख रहे हैं हम 1,65,000 एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल, दिस इज प्लानिंग वेरिएंस। तो 4 लाख, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअल बजट में कितनी निकली 3,75,000 माइनस बजटेड कितनी थी 4 लाख, तो 25,000 का एडवर्स। अब एवरेज कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन देखो 12 लाख, 21 लाख में से 12,66,000 काटेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल देता हूँ, 21 लाख माइनस 12,66,000, अब यहाँ पे टोटल यूनिट्स कितनी है 2 लाख, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। सबके पास कैलकुलेटर है, इसको सॉल्व कर लेना। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वेट, ओके यहाँ पे एक यूनिट 4.17, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4.17। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब, तो 52,125 एडवर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल्स कितनी सेल्स क्वांटिटी वो ही और बजटेड सेल्स क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 52,125 इज द एडवर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट दिस सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूट ऑपरेशनल वेरिएंस, अब ऑपरेशनल का मतलब एक्चुअल में कितनी निकली भाई, अब वो बताओ मेरे को एक्चुअल में कितनी निकली। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा,
आपका एक्चुअल मार्केट शेयर कितना है माइनस बजटेड मार्केट शेयर कितना है, इनटू एक्चुअल सेल्स कितनी है, और इनटू एवरेज बजट कंट्रीब्यूशन कितना है। एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस मार्केट एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर। अब देखो एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल सेल्स इनटू एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पे एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हम 4.17 पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा। अब एक्चुअल सेल्स कितनी होंगी यहाँ पे, एक्चुअल सेल्स, अब एक्चुअल जो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स होंगे, पहले तो एक्चुअल मार्केट शेयर देखते हैं, एक्चुअल मार्केट शेयर कितना होगा। एक्चुअल मार्केट शेयर होगा यहाँ पे कितना है यूनिट्स, 1,65,000। अब तो रिवाइज्ड पे देखेंगे हम, तो 1,65,000, 3,75,000, 44%, और बजटेड मार्केट शेयर हमने निकाला हुआ है 50% है। अब ये बोल रहा है एक्चुअल सेल्स कितनी हुई हमारी, एक्चुअल सेल्स हुई 1,65,000, ठीक है, और एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना है 4.17। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो डेट इज 0.06। अब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैंने गलत ले लिया, इट्स विल बी एक्चुअल सेल्स कितनी थी हमने जो बनाया था, एक्चुअल बजटेड सेल्स प्लानिंग में रिवाइज करके बनाया था, दैट इज 3,75,000। एक्चुअल मार्केट शेयर 44, बजट मार्केट शेयर 50%, एक्चुअल सेल्स कितनी आई थी 3,75,000 है, उसके बेस एवरेज बजट कंट्रीब्यूशन कितना आया 4.17। तो हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 93,825 इज द एडवर्स ऑप्शन बी। वट इज द फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो खुद ही सॉल्व कर रखा है, 3,15,000, 3,30,000, 15,000 एडवर्स, 15,000 एडवर्स, ऑप्शन डी। व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, हम डायरेक्ट इसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट दोनों की अलग अलग है, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट की सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 12,66,000 डिवाइडेड बाय 2,06,33, और एक्चुअल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी, 10,74,150 डिवाइड बाय 1,65,000, 6.51। अब मैं माइनस क्या करूंगा, 6.33 माइनस 6.51, इतनी हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है 0.18। अब कितनी क्वांटिटी पे लग रही है, एक्चुअल क्वांटिटीज पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,65,000 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 29,700 इज दी एडवर्स। इनके सारे एडवर्स वेरिएंस आए, 29,700 एडवर्स, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितना भी वेरिएंस आ रहे हैं सब, क्योंकि सेल्स की मतलब मेरे को लगता है सेल्स यहाँ पे प्राइस कम है, वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट भी कम आ रहा है। सो बेसिकली इनके क्या लगा, एक बजट जो बनाया था एक्चुअली में क्या था, एक्चुअल में कॉस्ट इनकी ज़्यादा लगी, तो बजट इनका करेक्ट नहीं था। तो अभी केस स्टडी 90 तक कंप्लीट हो चुकी है, दो जो भी होमवर्क है उनको कंप्लीट करो, कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, and all the best, stay healthy and wealthy।